अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और हमने ये देखा था कि जो भी मॉलिक्यूल एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करेगा उसमें 4 करैक्टरिस्टिक होने चाहिए। जिसमें जो पहला करैक्टरिस्टिक था वो हमने कहा था कि फर्स्ट द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू कोड फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। चूँकि जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन से बनी है, वो प्लांट्स की है या एनिमल्स की है, और एंजाइम जो हैं वो जो प्रोटीन से बने हैं, जो पूरे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी मटेरियल एज ए जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहें और जो हो, वो उसको चाहिए कि वो प्रोटीन को कोड करे। वो प्रोटीन इटसेल्फ भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। सेकंड उसमें यह है कि इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले इसको डबल होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हर सेल के अंदर जो तादाद है डीएनए की या जेनेटिक मटेरियल की, इस वक्त हम ये कहेंगे, तो वो बराबर होती है। तो पिछले जो डिवाइड होने वाला सेल है उसमें ये डबल होगा तो जाके बराबर बराबर जाएगा। तो ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा करैक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गन है जो हमने कहा था कि जो पूरी तरह हर सेल के अंदर है। सो फोर्थ, इट मस्ट बी एबल टू चेंज ओवर टाइम। तो इसके अंदर जो एक एवोल्यूशन का पार्ट है वो होना चाहिए, क्योंकि एनिमल जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, प्लांट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, और हर आने वाले टाइम के साथ हर नए दौर में, नए मौसम में, नए एनवायरनमेंट में उनको बदलना पड़ता है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर सके। आज हम पढ़ेंगे डबल हीलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हीलिक्स मॉडल डीएनए, अब ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए को, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ने वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं पढ़े तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। 1940 से लेकर 50 तक हुए हैं, जिसमें ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको ये डिसाइड करने के लिए कि ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है। तो अब जो डबल हीलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्वेश्चन था कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मॉडल कैसा है। तो ये डबल हीलिक्स मॉडल पेश किया था वॉटसन क्रिक ने 1943 के अंदर। ये इनका पेपर छपा था और वही साल समझा जाता है कि ये इनके मॉडल को दिया गया इनकी दो साइंटिस्ट की तरफ से। इसके अलावा हमने कहा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के ये काम के ऊपर बेस करता था, लेकिन जब नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन दोनों को दिया, हमने ये कहा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन उस वक्त तक वो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। वो 38 ईयर की एज में मर गई थी, बहुत अर्ली एज में, क्योंकि वो रेडिएशंस पे काम करती थी, और दूसरा ये कि बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल थी। टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बोथ हैव सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है वो भी, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और द डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो राइबोस शुगर होती है, जो 5 कार्बन शुगर है, वो डीऑक्सी शुगर है, और उसके बाद आरएनए है विच इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। या यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो है वही एज जेनेटिक मटेरियल, उससे ही फिर आगे आरएनए बनता है और फिर प्रोटीन्स बनती हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो है वो भी डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर हमने कहा था कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल स्टिल है, और ये जब क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्यों है और क्या वजह है इसकी कि वो एज ए जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर अभी तक मौजूद है। और हमने कहा था कि उसके लिए एनर्जी कम की ज़रूरत है, और वो कंटिन्यू क्यों नहीं करता, कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। आरएनए इज़ नॉट वेरी स्टेबल एज़ कम्पेयर डीएनए। डीएनए जो है वो साल साल तक परसिस्ट करता रहता है, जबकि आरएनए जो है वो कुछ देर के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसलिए हर दफ़ा हर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें नया आरएनए बनाना पड़ता है, ना कि पहला काम करता है। So DNA and RNA are large molecules made up of subunits called nucleotides. A nucleotide consists of
और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस, और ये पेंटोज शुगर है, और इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस है, ये फास्फेट जिसे आप कह सकते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्योरीन्स, इसके अंदर एडेनिन और गुआनिन। ये दो आप देखिए इसके दो रिंग हैं, ठीक है, और ये पैरामिडीन है, ये एक रिंग पे, ये तीन है। प्योरीन एंड पैरामिडीन जो हैं ये बेसिकली प्योरीन दो तरह के हैं और पैरामिडीन तीन तरह के हैं। जो दो रिंग के मॉलिक्यूल हैं उन्हें प्योरीन कहते हैं, और जो एक के उन्हें पैरामिडीन कहते हैं। पैरामिडीन तीन तरह के हैं, साइटोसिन है, यूरेसिल और थायमीन। तो ये इसमें डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता, बल्कि जो यूरेसिल की जगह यूरेसिल आरएनए के अंदर है, ठीक है, और जो डीएनए उसके अंदर यूरेसिल की बजाय जो साइटोसिन है वो है। अब इसकी स्ट्रक्चर है, इट वाज डिस्कवर्ड, जो डबल हीलिक्स मॉडल की हम बात करें, was discovered in 1950 and the covalent bonds are present in the nucleic acid। ये हम देख चुके हैं कि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहते हैं। The scientists started work on discovery of the three-dimensional structure of DNA। Watson Gray proposed the model of DNA। ये उस वक्त स्टूडेंट्स आपकी तरह BS के ही स्टूडेंट थे जब इन्होंने ये काम शुरू किया था, और वो इसके अंदर एप्ट कर गए कि उन्होंने फिर मॉडल दे दिया। और वाटसन जो थे वो USA के थे और क्रिक जो थे वो इंग्लैंड के थे, लेकिन ये वहाँ पढ़ने के लिए परहैप्स गए हुए थे, इसलिए काम एक साथ किया इन्होंने। द DNA इज़ हेलिकल इन शेप। हेलिकल आप कहते हैं बाल खाती हुई सीढ़ी को कहते हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि कमरों में, घरों में, पुराने घरों में, या कि आर्किटेक्चर का हिस्सा था, बल खाती हुई सीढ़ी है, जैसे आप मीनार पाकिस्तान पे देखते हैं या किस जगह कि एक ही जगह पे बल खाती हुई ऊपर की तरफ जाती है, तो बिल्कुल वही है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स, दो इसके हिस्से होते हैं, या जिसको आप कह लें कि ये डबल हीलेक्स है। जो नॉर्मली होती है वो सिंगल ही, एक तरफ दीवार है तो एक तरफ जो है वो स्टैंड है और वो घूमती जाती है, लेकिन यहाँ डबल हीलेक्स है। ये एक दूसरे दो सीढ़ियाँ आपस में अगर उनको मिला दें तो ये डबल हीलेक्स है और ये रिंग बनाती है। द हीलेक्स हैज़ ए यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 नैनोमीटर। इनकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर की है, और इट्स नाइट्रोजनस बेसिस आर 0.34 नैनोमीटर अपार्ट। तो ये नैनोमीटर जो है ये बहुत स्मॉलेस्ट यू कैन से उनकी मेजरिंग करने के लिए जो यूनिट है किसी भी मॉलिक्यूल को, वो कहते हैं हम। 10 लेयर्स ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन ईच टर्न ऑफ द हीलिक्स। हीलिक्स के हर टर्न के ऊपर जो बेस पेयर्स हैं वो 10 हैं। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो टर्न आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक टर्न है यहाँ पर और ये दूसरा टर्न है, ठीक है। तो इनके ऊपर एक टर्न में तकरीबन इस तरह के 10 हैं। यहाँ कम दिखाए गए हैं लेकिन ये 10 हैं, ठीक है, और एक टर्न के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि the nitrogen bases are 0.34 nanometer and the phosphate और उन्होंने ये कहा the layer of base pairs are present on each turn of the helix। 10 layers हैं, ठीक है जी। the phosphate groups were present outside the helix। जो helix है उसके बाहर phosphate group मौजूद हैं। इसको अगर हम फिर यहाँ हमें आना पड़ेगा, तो आप देखिएगा कि जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो ये साइड पे लगे हुए हैं। इनके जो जैसे पोल्स बनते हैं,
किसी भी सीडी के, तो ये दोनों तो पोल्स बने हुए हैं फॉस्फेट के पोल्स हैं, और साथ में जो है वो इनके अंदर वो है शुगर है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो बनाते हैं उनके जो पोल्स हैं, जो जिनको आप यूँ कहें कि जिन पे पैर रख के हम किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वो एक्चुअली बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको पूरा डीएनए को खोल के देखें, जो नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, जब अनकॉइल्ड होता है तो फिर सूरत में होता है, अदरवाइज जब क्रोमोसोम को आप देखें तो वो तो एक और स्ट्रक्चर होती है। उसकी वजह यह है कि इस स्ट्रक्चर में ये इनके उलझने के बहुत चांसेस होते हैं जब खुल जाते हैं। द फॉस्फेट ग्रुप्स वर प्रेजेंट आउटसाइड द हेलिक्स, but the nitrogenous bases are present in the interior of the double helix. The double helix is a ladder-like, सीढ़ी की तरह से. It has rigid rungs. जिन जो नाइट्रोजन बेस के बने हुए हैं उनको रंग्स हम कहते हैं, जिनके ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं सीढ़ी में हम, ठीक है। पंजाबी में जिन पोल्स या डंडे कह देते हैं, ठीक है। इट्स लेडर ट्विस्ट इन ए स्पाइरल फैशन, ये आपने याद रखना कि ये स्पाइरल जो बिल्कुल जैसे स्प्रिंग की तरह ये घूमे हुए हैं. द साइड रोप्स आर द इक्विवेलेंट शुगर्स, फॉस्फेट बैकबोन्स. फॉस्फेट और शुगर जो है उन्होंने साइड के जो पोल्स हैं वो बनाए हुए हैं. द रंग्स आर पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. अब ये देखिए, ये पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन्होंने रंग्स बना दिए, और ये जो शुगर है और ये फास्फोरस है इन्होंने साइड के पोल्स बना दिए. ये आपने याद रखना है यहाँ से, ठीक है. ये पोल्स बन गए और ये जो हैं ये इनके रंग्स बन गए. ये ज़रा जहन के अंदर रखने वाली बात है. Franklin's X-ray data indicate that the helix makes one full turn after every 3.4 nanometer. तो हेलिक्स का हमने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन खातून थी, उनके मॉडल के ऊपर हमने कहा था एक्सरे डिफ्रैक्शन का मॉडल था, वो रेज को यूज़ करती थी, उसी पे ये बेस करता. तो उसने कहा कि हर जो फुल टर्न है एक, वो 3.4 नैनोमीटर पे मुश्तमिल है. And the pairing of nitrogenous bases is complement. Complement का मतलब ये है कि हमने कहा कि प्योरीन है एंड पैरामिडीन है. प्योरीन क्या है, 2 रिंग पे ऊपर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, और पैरामिडीन जो है एक पे है. तो एक प्योरीन के सामने एक पैरामिडीन आती है, एक 2 रिंग वाला, एक रिंग वाला. तो मजमूई तौर पे जो रंग है उसके अंदर 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं. यहाँ देखिए, ये 2 मॉलिक्यूल वाला है रिंग, और ये 1 वाला, ठीक है. और एडेनिन, ठीक है, के सामने हमेशा थायमीन आता है, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है. तो इसको आप यूं पढ़ सकते हैं, एड जी सी, ठीक है जी. द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज कॉम्प्लीमेंट. इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, आमने सामने. और देखें, अगर यहाँ अगर 2 रिंग वाला है, यहाँ भी 2 रंग वाला प्योरीन आ जाएगा, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, बल्ज कर जाएगा, और ये जो स्मूथ एक स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगी इसकी, और इसकी परफॉर्मेंस पे असर आएगा. इसी तरीके से अगर यहाँ सिंगल रिंग वाला मॉलिक्यूल है, इधर भी सिंगल वाला आ जाएगा, तो यहाँ से पिचक जाएगा. तो ये हमारे पास इवन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ठीक है. बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल. और दूसरी बात ये है कि एंटी पैरेलल है. ये जो पेंटोस शुगर है, इसके 5th कार्बन के साथ जो फास्फोरस से लगा हुआ है, और एक तरफ से ये 5th कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो जो एक मॉलिक्यूल है उसमें
जो फिफ्थ कार्बन है वो फ्री है और दूसरी तरफ 3 जो है वो फ्री है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये मिसाल 3 to 5 है और ये 5 to 3 है। तो जो मॉलिक्यूल 5 to 3 है वो उसके 3 to 5 के सामने आएगा। इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल, क्योंकि अदरवाइज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं सकती। तो इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये 3 प्राइम या 3 एंड और ये है 5 एंड, और ये 3 है और ये 5 है, इसके उलट है। तो ये स्टूडेंट ये आपने याद रखना है। और ये 5 जो है ये फिफ्थ कार्बन है और ये भी थर्ड कार्बन है, ठीक है। और इनके ऊपर जो मॉलिक्यूल अटैच होंगे इसको 3 कहेंगे, जिसको एंड कहेंगे, और इसको 5, और ये 3 है और ये 5 है। तो एक्चुअली तो ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये वाला ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। तो इसके सामने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये याद रखिए, ये कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है। ये बहुत आसानी से टूट जाती है और लो एनर्जी बॉन्ड्स है, लेकिन ये कि ये इसको कायम ज़रूर रखती है। उसके बाद फिर इसको बल लाते हैं, जैसे ये स्प्रिंग लाइक फिर उसके बाद बनती है, इसलिए इसको डबल हीलिक्स मॉडल कहते हैं। डबल हीलिक्स से मुराद ये है कि ये जो सीढ़ी आप एक कॉर्नर में चढ़ाते हैं, तो 2 सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ा दें, देखें इसमें से एक ये हाफ एक सीढ़ी है, एक हाफ सीढ़ी है, तो ये दोनों को बल दे दिया है, इसलिए इसको कहते हैं ये डबल हीलिक्स मॉडल है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे आप मॉलिक्यूल्स को समझ जाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़रा बेहतर तरीके से। कल इंशाल्लाह हम डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे और उसके बाद ये जो 9 चैप्टर है इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब टाइम आपके पास उतना ही है, तो इसी को हम जो है वो जारी रखेंगे।